नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्षम लाइव प्रोग्राम में। जो आज की हमारी कहानी है और टॉपिक है आज की मेरी कहानी मेरी दास्तां। मेरी कहानी मेरे साथ इसमें मेरे साथ है ममता जी, जो किसी की कहानी सुनाएंगी आप बीती। तो ममता जी, आप क्या थोड़ा सा बताएंगी किस बारे में उनकी कहानी है, क्या है? थोड़ा सा हम पहले निचोड़ देख लेते हैं उसका। निचोड़ ये है उस कहानी की। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ममता में एक महिला की कहानी बताने जा रही हूँ। उन महिला की कहानी यह है कि संघर्षों से लड़ते हुए लड़ते लड़ते दम तोड़ देना, ये कहानी है का निचोड़ है। क्योंकि उन्होंने इतना सहा है और इतने सहने के बाद में भी कहते हैं ना कि किसी के नसीब में होता ही नहीं है खुशियाँ होना। वो मुझे नहीं लगा कि मुझे उनके था ही नहीं, और वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो यानी कि हम उन इंसान की कहानी जिन्होंने संघर्ष करते करते वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी कहानी आज बताऊंगी मैं। तो मैं उनकी कहानी शुरुआत करती हूँ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिनकी मैं कहानी बताने जा रही हूँ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। इतनी भी छोटी नहीं थी, पर गांव में छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद जब वो ससुराल में आई, ससुराल के में ऐसा था कि उनके कोई भी 2 नंद थी और एक पति, क्योंकि पति इकलौते थे, और सास ससुर 2 नंदे हैं। और सभी वो उनको कोई पसंद नहीं करता था, पता नहीं क्यों। ये कह सकते हैं कि शायद उन्हें मन मुताबिक दहेज ना मिला हो। जी। क्योंकि गांव में अब ऐसा हो गया है कि दहेज मुँह मांगी जा रही है और ली जा रही है। पर उस वक्त के जब उनकी शादी हुई थी, उस वक्त एक साइकिल मिल जाता था दहेज में, वो भी बहुत बड़ी। जो आज मोटरसाइकिल की वैल्यू है ना, उस वक्त उनकी साइकिल की वैल्यू, उस वक्त मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों बराबर हुआ करते थे। ये कब की उनकी क्या एज होगी अभी? जो अगर आप जैसे बता रहे हो कि उनकी डेथ हुई, अभी क्या एज होगी उनकी? एज उनकी मैं बताऊं तो ज़्यादा 45 या 48 होगी जिनकी अभी डेथ हुई जी। और डेथ भी उनकी, ये कहते हैं ना कि खुद के अंदर दर्दों को समेटते रहना। उसके बाद उनकी डेथ हुई, क्योंकि उन्होंने जो दर्द सहे हैं, जो पीड़ाएं सही हैं, उनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। हाँ, मैंने जब बता रही थी कि उनकी शादी हुई और जब वो अपने ससुराल में आई, शुरुआत तो ठीक ठाक ही रहा जैसे कि नॉर्मली सबकी होती है। पर जब धीरे जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ और 3 साल, उनको 2 साल या 3 साल जैसे ही पूरे हुए, उनको ताने मिलने शुरू हो गए कि उनको बच्चे नहीं होते थे। उनको शुरुआत तो 1 साल से ही कर दी गई थी, पर कहते ना एक हद पार हो जाना कि 3 साल में ही बच्चे नहीं हो रहे। इसको पता नहीं क्या है, कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसी वो हुई। और फिर उनके अंदर वो गिल्ट वो रहने लगा कि हाँ, क्या वो करेंगी, क्या होगा अब। क्योंकि जब सास भी कहती और जब पति भी जब यही कहने लगा कि नहीं, मेरी तो कोई औलाद नहीं होगी, क्या मैं, सास उनकी कहने लगी कि मेरा बेटा निर्वंशी ही रह जाएगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, हमारा कोई वारिस नहीं मिलेगा। तो कहते ना कि वो वहीं से उनकी परेशानियों का बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। उसमें उनकी नंदे भी घी का काम कर दिया करती थी, जो कहते ना जलती हुई आग में घी का काम कर देना। तो वो काम करती क्या नंदे मैरिड थी? नहीं, मैरिड नहीं थी, नंदे अनमैरिड थी उस वक्त। क्योंकि मतलब सबसे बड़ी वो यही थी। 3 साल होने पर उनको ये लगा कि उस महिला को बच्चे नहीं होंगे। जी, उनको ये लगा 3 साल तो बहुत कम होते हैं, फिर भी उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन कैसे ले लिया कि उसको बीमारी हो सकती है? क्योंकि अब बीमारी का तो मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर वो कहते हैं ना कि शुरुआत में जो कहते हैं कि शुरुआत में अगर बच्चे हो जाएं तो भाई लाइन पे लाइन लगा दी इसने, और अगर किसी को 2 साल या 3 साल ना हो तो ये तो बांझ है। यही सुनने को मिलता है कि अगर सच में अगर बच्चे हो गए तो बच्चों की लाइन लग गई और ना हो तो बांझ है। यही कहानी उनके साथ होने लगी। अब ऐसा होता कि अब उनको बात पे, जैसे कि पहले ये था कि सास और पति ही परेशान किया करते थे, पर अब उनको परेशान करने में नंदे भी हाथ बटाने लगी अपनी माँ का।
कोई सी भी बात होती, अगर वो खाना बना रही है, खाना बनाते वक्त अगर कुछ जैसे कहते हैं ना नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ जाना, या फिर मिर्ची कम हो गई, या फिर नमक ज़्यादा कम हो गया, तो जो काम वो नहीं करती वो काम करके वो पूरा आ जाती। जैसे कि अगर मैं मानूँ कि जैसे आप खाना बना रहे हो और किचन में आपने खाना बहुत परफेक्ट बना लिया, और आप किसी काम के दूसरे काम के लिए किचन से बाहर निकल गए। नंदे वो क्या करती कि जो छोटी वाली ननद थी वो जाती, और जाने के बाद उस खाने में या तो नमक तेज करके आ जाती या मिर्च तेज करके चली आती आ जाते। और जब सब खाना खाने बैठे तो फिर उसके बाद का तो आप समझ ही सकते हो कि उसके बाद क्या होता होगा। बिल्कुल, मतलब एक खाना वो अच्छी तरीके से बना रही है अपनी फैमिली के लिए, और फैमिली के ही लोग उसमें गड़बड़ी कर और वही खाने पे उसको कठोर बातें सुनवाना उसको। कठोर तो बातें उन्होंने कभी क्या अपने हस्बैंड से नहीं कहा इस चीज़ को? हस्बैंड से वो तब कहती जब उसकी बात सुनता हस्बैंड। उसकी बात ऐसा होता है कि जो माँ ने कह दिया वो एक पत्थर की लकीर हो गई। माँ मेरी कभी गलत नहीं हो सकती, और ना मेरी बहनें कभी गलत हो सकती हैं। मैं उन मर्दों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को ब्याह के लाते हो, किसी के साथ शादी करके आते हो, तो कुछ पल के लिए ही सही, पर जब वो आपके साथ होती है तो आप उनकी बातों को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, क्योंकि वो पूरा परिवार अपना छोड़ के आई है और वो बस आपके भरोसे आई है। क्योंकि आप कभी अपना घर नहीं छोड़ते, जब भी लड़की छोड़ती है घर, लड़की ही छोड़ती है अपना घर, अपनी माँ छोड़ती है, अपने भाई छोड़ती है, अपना पूरा परिवार पूरा परिवार छोड़ के आती, और उस एक व्यक्ति के भरोसे वो लड़की उस घर में आती है। अगर जब वही साथ नहीं देता ना, तो अंदर से जो खुशी और जो इच्छाएं होती है ना, वो मर जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब साथ देने वाला ही जब साथ नहीं दे रहा, जिसके भरोसे पे हम आए हैं, वही जब साथ नहीं देता, तो बहुत ही तकलीफ होती है। और उस वक्त का तो फीलिंग भी नहीं बता सकती मैं कि उस महिला पे क्या बीतती होगी और कैसे। ये हुआ फिर जब उसके नंद ने वो जब काम कर दिया, नमक डाल दिया, मैं कहानी पे आती हूँ। नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद जब उसके बाद सबको खाना परोसा गया, और जब खाना परोसने के बाद जब सब खाने लगे, तो सबका मुंह तो एकदम जहर बना दिया। तो ये तो सास कह रही है मेरे बेटे को मारना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। तुझे पता है कि मुझे हाई प्रेशर रहता है, अरे मुझे लो प्रेशर रहता है, अरे हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से तू मुझे मारना चाहती है, तू हम लोगों से पता नहीं कि जन्म का बदला ले रही है। उसको इतना सुनाया, और उसके बाद सबने तो खाना छोड़ दिया, पर पति ने उस वक्त उसे बहुत मारा। वो मार जी, हम समझ सकते हैं आपको, फील बिल्कुल आप कर रहे हो, क्योंकि शायद जिस घटना को आप बता रहे हो, आपको इस घटना को आपने देखा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये घटना को मैंने देखा है, क्योंकि मैं जिसकी कहानी बता रही हूँ वो मेरे रिलेशन में ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर एक कह सकती हूँ कि वो कहानी मैंने खुद झेली है, और मैंने वो उस परिस्थिति से मैं गुजर के आई हूँ। उसकी फीलिंग को मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जब उस घर में आप हो और कोई आपका साथ ना दे, पूरा परिवार है, पूरे परिवार में आप अकेले पड़ जाए, कि आपको कोई साथ देने वाला ना हो, कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो, यहाँ तक कि 10 लोग आपको और बातें सुना के चले जाएं, पर कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो। ऐसे ही हालात उनके साथ रहे, और ऐसी हालात उनके साथ रहे। बहुत से ऐसे घटनाएं घटी, बहुत से ऐसे हुए। कई बार ऐसा होता कि उनके हस्बैंड शराब पीकर आते और उन्हें बहुत मारते, क्योंकि काम और कोई कर देता। सास कहती कि आज इसने मुझे खाना नहीं दिया। नंदी कहती कि आज इसने कोई काम नहीं किया, जबकि सारा काम वो करती थी। और उस पर इल्ज़ाम लगा ये दिया जाता कि आज इसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो
जैसे ही उसका बेटा घर पे आए और आने के बाद सास कुछ काम लेके बैठ जाए या फिर नन कोई काम लेके बैठ जाए, तो भाभी भाभी तुम ये क्यों कर रही हो, तो मैं कर देती हूँ। वो बेचारी कुछ बोले नहीं, कुछ समझे नहीं और कहे कि ठीक है, उसको ये लगे कि ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। पर उसके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही घर में ससुर और पति जब घर में घुसे तो ये लोग अपने अपने दांव खेल जाएं और वो बेचारी कहे कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं कर लो। बाद में जब वो लोग देखे उसका पति और उसके ससुर, तो फिर उसको बातें सुनाई ये कि तू करती क्या है, पूरे दिन पड़ी रहती है घर में, कुछ भी नहीं करती है। हम आते, जब भी आते तो हमारी उनके माँ बाप, उनकी बहनें काम करती हुई दिखती हैं। ऐसा होता कि वो ये कहते कि मेरी बहन ही काम कर रही है, तू क्या कर रही थी। उस बात पे भी उसकी खूब पिटाई कर देता और उसे खूब मारता। कह सकती हूँ कि उसके दर्द को मैं वो। तो क्या लड़की की फैमिली में कोई नहीं है? उस लड़की के माँ बाप, उसके भाई बहन, वो मायके नहीं जाती थी क्या? उन्होंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की? उसे मायके जाने नहीं दिया जा रहा था, उसे मायके नहीं जाने देते थे। वो ये कहते थे अगर तू अपने मायके गई तो हमारे घर वापस नहीं आएगी और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे अगर तू यहाँ से चली गई। उसका ये एक था ना कि उसको बच्चे नहीं हो रहे। सबसे बड़ी एक ताना मारना और एक जो वीक पॉइंट किसी का पकड़ लेना। आप जानते हैं कि अगर किसी ने आपकी वीक पॉइंट पकड़ ली और वो जानता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, जी। उसी वीक पॉइंट को लेके आपको टॉर्चर करना, उसी बात को, हर बात में, किसी भी बात को उसी बात में घुसा देना कि नहीं तेरे तो बच्चे ही नहीं हो रहे, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, इसे तो कुछ नहीं हो रहा, इस बात को क्यों रखा हुआ है घर के, निकालते क्यों नहीं इसे। उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया क्या? मतलब जैसे लड़के का चेकअप कराना, लड़कियों का क्यों, उसे ही क्यों बाज कहा जा रहा था? क्या पता उसके बेटों में भी कमी हो सकती थी, उसके बेटे में भी तो कमी हो सकती थी, वो उसको माँ नहीं बना पा रहा था, क्या पता। बट यही सोच क्यों कि सिर्फ लड़की ही माँ नहीं बन सकती, लड़का भी तो माँ बाप नहीं बन सकता। कोई तो अपने उन्होंने बेटे में दोष डॉक्टरी क्यों नहीं दे, दिखाई। कोई अपने बेटे में दोष क्यों दे, ये भी तो देखो। वो मेरा बेटा है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती, जो भी कमी है उसके में है, मेरे में नहीं कमी है, मैं तो दूसरी जगह करूंगा। साफ वर्ड। और यही है कि हाँ मैं तो मर्द हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है तुम में है, तुम कमजोर हो, तुम में कमी है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम अपना चेकअप करवा सकती हो, करवाओ, नहीं तो जाओ मेरे घर से निकल जाओ। ये होती थी उनकी वर्डिंग। और हर बार की तरह बेचारी चुप हो जाती थी, हर बार की तरह अपने दुखों को कहना था कि घोट लेना, वो घोट लेती थी। और ऐसा हुआ एक बार, पता नहीं, कहते हैं ना कि कोई देवी देवता कुछ सुन लेता है, किसी की प्रार्थना लग गई या फिर किसी की दुआ लग गई। बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि उसके परिवार के ही लोग थे, पर जो जैसे कहते हैं ना चाचा ताऊ और रिलेटिव, ऐसे बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि क्योंकि वो लड़की इतनी शरीफ, आज तक जब तक वो जिंदा रही तब तक वो किसी से, कहते हैं ना कि अगर हम इज्जत देने से इज्जत मिलती है, उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो किसी से तू करके बात करती हो। तू कभी नहीं, किसी छोटे बच्चे से भी बात करना होता था उसे तो भी वो आप करके ही बात करती थी। किसी से ये नहीं कहा कि तुम ये दे दो, तुम वो दे दो, नहीं। हर किसी से आदर से बात करना, हर किसी से, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे बड़े प्यार से वो बड़े आदर से बात करती थी। ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनके घर गई हुई थी और मैंने उनसे ये पूछा था, भाभी, मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐसा इतना क्यों सहती हो। आप कुछ उस वक्त, जबकि बात है शायद मेरी शादी वादी भी नहीं हुई थी, मेरी शादी से पहले की ही बात है ये। और मैं उनसे जब मिली तो और मैंने उनसे ये पूछा कि आप इतना क्यों। क्या होगी? इस वक्त मेरी एज होगी 25 के आसपास जी। मेरी 25 नहीं है मेरी एज, तो अब
मेरी एज है अभी 30 साल। मेरी एक्चुअल एज है 30 साल, क्योंकि लगता नहीं है, वो अलग बात है, पर वाकई मेरी एज 30 साल है। और मैं जब उनसे मिली थी तो उनको मिले मुझे 20 साल की 25 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि मैं उसके बाद से उनसे नहीं मिली। मैं उनसे ही क्या, मैं किसी से इतना नहीं मिलती। फिर आपने उनसे क्या पूछा, मतलब जैसे आप पहले बार उससे मिले? मैं आपको बता रही थी, जब मैं उनसे मिली और मैंने जब उनसे पूछा कि आप ये क्यों सह रही हो, आपको पता है कि आपको लोग यहाँ मारते हैं, पीटते हैं, और आपको ना चाहते हुए भी इतनी जातियाँ सहनी पड़ती हैं, इतनी आप जातियाँ सह रही हो, और फिर क्यों सह रही हो ये सब, तो आप अपने घर में किसी को क्यों नहीं बताते? तो वो उन्होंने ये बात कह के टाल दी कि आप बहुत छोटे हो, आपको समझ नहीं आएगा ये बात। मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें ये बात तब समझ आएगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैंने कहा कि फिर तो मुझे शादी ही नहीं करनी। तुम्हारी मम्मी से शेयर नहीं किया उन्होंने कभी कि ऐसा होता है मेरे साथ, या किसी अपनी मम्मी से, पापा से? उन्होंने अपनी मम्मी से भी बात कही, अपने पापा से। पापा तो उस वक्त उनके थे नहीं, मम्मी थी उनकी, और मम्मी से ये बात बताई थी उन्होंने। पर आप जानते हो कि एक माँ अपने बच्चे का घर हर हालत में बसाना चाहती है। तो ऐसा क्या घर बसाना कि जहाँ हमारा बच्चा ही खुश रहो? इतने संस्कार देके कहाँ जाओगे? सिर्फ बेटियों को संस्कार सिखाते हो, बेटे को कब सिखाओगे? बेटे तो कहते हैं ना कुल का वंश, वो क्यों संस्कार सीखे? उनको संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है, जो भी सीखना है लड़कियों को सीखना है। एक तो जो ये लोग सोचते हैं ना कि बेटा घर का वंश होता है, ये सबसे घटिया सोच है उन लोगों की। यही है आज का, पहले का भी यही था कि हमारे कुल का दीपक है, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा। और आज भी यही है कि मेरा बेटा है तो मेरे बेटे से ही वंश आगे बढ़ेगा, बेटी नहीं वंश बढ़ा सकती। और मेरे कुल का नाम जो रोशन करना होता है वो बेटा करता है। क्यों बेटियां नहीं करती? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटा नहीं है, पर बेटी ने वो बेटे होने का फर्ज निभाया है और निभाती हैं। बहुत सी ऐसी बेटियां ही आगे जा रही है, कितनी सारी चीज़ों में बेटियां आ गई है। पढ़ाई में ले लो, उस पे ले लो, पुलिस में ले लो, IPS ले लो, मतलब ज़्यादातर लड़कियां ही बनती हैं। पर तो क्या उनके माँ बाप को उनको समझ नहीं आता? क्या उनको पता नहीं है? हम देखो, हम जो बात हम कह रहे हैं ना कि किसी को समझने के लिए हम किसी को समझा सकते हैं, पर समझने वाला वो बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा, ये उस पर डिपेंड करता है। हमारा काम है उन्हें बताना, उन्हें समझाना। अब सामने वाले ने, मैंने उसे अच्छी बात समझाई, पर सामने वाला अगर उसी बात को नेगेटिव में ले गया, नेगेटिव पॉइंट उसने मेरी पकड़ी, तो वो तो यही कहेगा ना कि मैंने उसे समझाया। बेशक उसकी समझने में वो फर्क आया है, पर वो तो इल्जाम तो मेरे पे ही लगेगा ना कि मैंने उसे समझाया था। उसका कहना ये होगा कि मैंने उसे कहा, उसको यही लगेगा कि मैंने कहा। पर मैंने तो उसको बात ये कहा था कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मत जाओ। पर समझने वाले ने समझा कि वो मेरे से कह रही है कि ये रास्ता गलत है, तो मैं इस पे एक बार चलता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना जब उन्होंने ये बात कही कि तुम्हें नहीं समझ आएगा, मैंने कही कि मुझे नहीं समझ आएगा, तो कह रही उन्होंने कि तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें समझ आएगा। तो मैंने कही कि अगर शादी करने के बाद ऐसी हालत होती है, मुझे नहीं करनी शादी वादी, बेकार है फिर तो ये शादी, कोई काम की नहीं है शादी को। और ऐसे शादी करने से क्या फ़ायदा कि जहाँ मुझे नौकरानी बन के ही रहना पड़े और लोगों के घर के जाके झाड़ू पोछा ही करना पड़े, और जो आए मुझे चार बात सुना के जाए। मैं नहीं करूँगी शादी वादी, अपने घर में ही कर लेंगे झाड़ू पोछा। हाँ, ये बात मैंने उनसे कह तो दी, पर कहते हैं ना कि एक कही हुई बात और पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था, क्या होगा। उस वक्त की बात नहीं थी, नहीं समझ में आई। उन्होंने समझाया, मैंने उनसे 2 बात कही, पर उन्होंने कहा कि छोड़ो रहने दो। मैं उनके घर रात भर रही। उस दिन भी, जिस दिन मैंने खुद देखा, उन दिन मैं उनके साथ रात भर रही। मैंने उनसे यही कहा कि मैं
भाभी मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम बाकी सब बहनों के साथ रहो, बाकी बहनों के साथ बैठो। मैं उनके साथ बैठी, उनके साथ रही। और जब रात का वक्त आया, अचानक से मेरी नींद खुली और वो रो रही थी। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, कि क्यों रो रही हैं। तो मैं तो ये सोची कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों रो रही हैं। मैंने सोचा कि एक बार पूछूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, किसी को इतना रात के वक्त परेशान करना ठीक नहीं है, और मैं अगर किसी से पूछूं, किसी ने मुझे कोई मुझे ना बताए और कुछ गलत ही ले जाए मेरी बातों को ही। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं पूछा। अगले दिन जब बात हुई तो अगले दिन मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस वो सो रही थी ना, तो बेड से गिर गई थी। पर बाद में जब पता चला कि जब मैं कहते ना कि जब आपस में दो चार लोग बात कर रहे होते हैं, तो आते जाते मैंने कुछ सुना। तो जो मैंने सुना कि ये बहुत ज़्यादा इसके पर निकल आए हैं, बहुत ज़्यादा ये बोलने लगी है, अब जवाब देने लगी है, तो इसको सबक सिखाना बनता है। मैं कही कि सबक सिखाना बनता है। मैंने कही कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई, पर बात मुझे तब समझ आई जब उनसे मैंने बात की। उस दिन तो बात नहीं की, कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर वापस चली आई, वो अपने घर रही, और उनसे जब भी बात करने की कोशिश करती बात नहीं हो पाती। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, और मैंने भी छोड़ दिया। फिर उस वक्त कोई कहते ना कि मेरे दिमाग से भी निकल गया ये बात। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनकी शादी के 10 साल बाद, जब वो कहते ना कि दुख को सहते 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 आदी हो जाना, कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कि नहीं जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, या फिर कोई ये कहता है कि हाँ मुझे तो दूसरी शादी करनी, कर लो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भी ये सोचा कि चलो कोई नहीं, अब नहीं हो रहा है। वो कहते ना कि अपने मन से हार मान लेना कि अब मेरे तो 10 साल हो गए, क्या पता अब वाकई हो ना हो। तो उन्होंने भी कह दिया कि अब जिसे जो करना है कर ले। इस बीच में क्या उसके घर वाले कभी उससे मिलने नहीं आए? नहीं 10 साल हो गए 10 साल हो गए, नहीं मिलने आए, और इसे नहीं जाने दिया गया। ये नहीं जाती थी इतना, क्योंकि चलो इसे नहीं जाने दिया गया, पर जब बेटी ससुराल से अगर मायके ना आए तो माँ या भाई बहन एक बार तो उसकी खोज खबर लेते हैं, देखने जाते हैं कि मतलब हमारी बहन सही है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, और आपसे मैंने कहा कि मुझे बात करनी है आपसे, और जो भी फ़ोन उठाए वो ये कहे कि नहीं वो काम कर रही है, आज वो यहाँ बिज़ी है, आज वो यहाँ बिज़ी है, आज ये बहुत ज़रूरी काम कर रही है, आज वो पूजा में है, पूजा कर रही है, या फिर आज वो कहीं गई है। मालूम है ऐसा करने वालों को हो जाता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं बेटी है, घर अपनी गृहस्थी में बसी हुई है। देखो शक आदमी को तब होता है कि अगर मैंने कोई काम किया, मैंने कोई गलत काम किया, और मेरी शिकायत अगर मेरे घर तक पहुंच जाए, मैंने गलत काम किया है तो मेरे घर तक अगर शिकायत मेरी पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब कि मेरे परिवार वालों को भी बेशक गलती सही, पर मेरे घर वालों को मेरे बारे में पता चल जाएगी। गलती सही पर पता चल जाएगा कि हाँ ये उसके साथ वो गलत कर रही है, मेरी बेटी गलत कर रही है, पर कर रही है, पर उसके बारे में पता है मुझे। अब जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं किसी को क्या बताऊंगी, और कोई मेरे बारे में क्या जानेगा। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह कहीं ना कहीं फिर इसकी फैमिली इसके साथ हुआ है इसमें इन्वॉल्व है। इसकी क्योंकि फैमिली 10 साल बहुत होते हैं अगर कोई पेरेंट्स या कोई भाई बहन अपनी बेटी की खबर ना ले, या तो ऐसा हो कि रिलेशन टूट गया हो पूरी तरह, तो नहीं ना रिलेशन टूटा। कहते हैं ना कि जो 30 त्योहार पे भाई बहन का मिलना, जो आप कह रहे हो 30 त्योहार पे भाई बहन का मिलना, मैंने आपको फ़ोन दिया, आप बात करो, पर मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप कुछ कह पाओगी? बोलो जी। बता पाओगे कुछ?
वही उसको टॉर्चर किया गया होगा कि मैं फिर से वही दूसरी है। शादी कर लूंगा अगर तूने अपनी फैमिली को देखो, कुछ बताया। वही था कि मैंने आपको फोन दिया है, आपको बताना है, आपके बारे में बताना है। आपकी माँ ने ये पूछा कि आप कैसे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे को मारा है किसी ने, आप बताओगे ये बात? नहीं बताओगे ना। फिर आप उसकी फीलिंग को भी समझो कि पर अगर अपनी मैंने बेटी को लड़ना सिखाओ। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अपनी बेटी को इतने भी संस्कार इतना मत दबना सिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ बर्बाद होगी अगर वो दबेगी संस्कार को सोच कर। तो संस्कार वहाँ होते हैं जहाँ उनकी इज्जत होती है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जी आप बताइए। जब ये घटना जब घट गई और जब सुनने में आया 10 साल, जब उन्होंने भी हार मान ली अपनी तरफ से कि चलो जो हो रहा है सो होने दो, जो हो रहा है, जब बार बार धमकियाँ मिलने लगी और जब नंदों का भी टॉर्चर इतना बर्दाश्त से बाहर हो गया। नंद का भी ऐसा था कि कहते हैं कि यहाँ तक था कि नमक तेज कर देना, मिर्ची तेज कर देना, यहाँ तक नहीं था, उससे ज़्यादा था। क्योंकि उस वक्त ये था, पति भी हाथ उठाने लगा, सास ने तो हाथ उठाया ही उठाया, नंदों ने भी वो काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मेरी माँ कर सकती है, मेरा भाई कर सकता है, वो मैं क्यों नहीं कर सकती? गलती है उसकी, मैं भी मार सकती हूँ। पर उस वक्त ये था, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं। वो भी हद हार, जब मैंने कहा ना कि जब वो हद हार गई और परेशान पूरी तरह हो गई और उन्होंने कहा कि अब तो जो हो रहा है सो होने दो, उस वक्त उनको पता नहीं, भगवान की कृपा कहूँ या फिर क्या कहूँ, चमत्कार ही समझो, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे खुद नहीं समझ आया, बच्चा रह गया, वो प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा कि इतना सहने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद आदमी तो 10 साल बाद या तो दुनिया से ही चला जाता है। क्यों इतना सह लिया, इतना टॉर्चर सह लिया, और सहने के बाद में वो एक माँ को खुशी मिलना, जबकि कहते हैं पूरी तरफ से, चारों तरफ से थक जाना, हार जाना, उस वक्त एक खुशी मिलना, माँ बनने की खुशी जी, वो उस वक्त उन्हें खुशी मिली। हम भी बहुत खुश हुए कि चलो जो भी हुआ जैसे हुआ, पर एक कहते हैं ना कि घर बसाने की नींव मिल गई, एक ईंट मिल गई, एक ईंट मिल गई। और जब सुनने में आया कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर तब हमें लगा चलो कोई नहीं, इन्होंने इतना सहा और सहने के बाद अब उनकी जिंदगी कहीं सुधर जाएगी। चलो अच्छा हुआ कि उनको फिर तो उस वक्त उसके 9 महीने क्या केयर की गई? 9 महीने केयर, हाँ उस वक्त केयर की गई कि क्या पता अब 10 साल बाद ही सही, पर उनको घर का वंश मिल रहा है, घर का वारिस मिल रहा है, तो हो सके बेटा हो। 10 साल बाद आ रहा है तो क्या पता बेटा हो, वंश हमारा बेटे का बेटा, उसकी भी खुशी थी उन लोगों को। उस वक्त 9 महीने जो कहते हैं ना केयर करना, उस वक्त मिली, उस वक्त वो केयर मिली, तो मुझे भी लगा और उन्हें भी इस बात की खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, देर ही आए पर दुरुस्त आए, कहते हैं ना देर आए पर दुरुस्त आए, वो हुआ। और जब उनको पहला जो बच्चा हुआ वो बेटी हुई, तो बेटी हुई, उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, इन लोगों की चाह थी बेटे की और हो गई बेटी। पर ठीक था, उन्होंने इस बात का इशू नहीं बनाया। मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि उन लोगों ने इशू नहीं बनाया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ हो गया, बेटा या बेटी हो गया। बेटी हुई और बेटी होने के बाद अब बेटी को ये हुआ कि जब बेटी हो गई तो, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि बेटी को ना वो दूध पिलाने दे, दूध नहीं पिलाना इसे। मैं क्यों? मतलब अभी जो बच्चा हुआ है उसको माँ के बिना कैसे रखेंगे? माँ के बिना ही पाला है उस लड़की को। मतलब जो बच्चा पानी तक मुंह में नहीं डाल सकता उसको बिना माँ के कैसे? बिना माँ के इसलिए पाला कि ये हमारी बेटे का बेटा है, तेरा इसमें
गंदा खून। तेरा इसमें गंदा खून आ जाएगा। मैं तो उस वक्त बहुत हैरान हुई थी जब इनसे मैंने बात की और जब ये सुना कि तेरा उसमें गंदा खून आ जाएगा। पाला और तो जो उसी पैदा खून ने हुआ? था, पाला तो उसी खून ने था। सींचा तो वो उसी खून से। मैं कह नहीं लोगों सकती की उस इतनी वक्त क्या, घटिया सोच हो सकती है। उस वक्त क्या उन लोगों की सोच थी, क्या उन लोगों का ये था कि उस वक्त ये कहने में आया कि तेरा खून से, तेरे दूध से नहीं पलेगा, हम इसे पालेंगे, ये हमारा है, तू हमारी नहीं है पर ये हमारा है, इसे हम पालेंगे। ये हुआ, उससे उसका बच्चा छीन लिया गया। पर ये नहीं था कि उसको निकाल दिया गया, नहीं, उसे निकाला नहीं, उसी घर में रखा। जब माँ की दूध की ज़रूरत पड़ती उसे दूध पिलाने देते, क्योंकि अब 3 कहते हैं ना 9 महीने क्या 6 महीने माँ की दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे माँ के बस दूध के लिए उसे पिलाने देते। उस बच्चे को उस वक्त उसके हाथ देते, उससे पहले नहीं देते, उससे पहले उस बच्चे को हाथ में नहीं देते। उसे उसको खिलाना पिलाना, उसे नहलाना धुलाना सब काम वो लोग करते, पर इसे छूने नहीं देते थे। बस उतना था कि जब ये बच्ची उसके हाथ में आती, जब वो उसे दूध पिलाना होता। वो बच्ची पली और जैसे ही 1 साल की हो गई, वो जैसी बच्ची 1 साल की हो गई, प्रॉपर कहना, मैं ये प्रॉपर कह सकती हूँ कि प्रॉपर उसके बच्चे को छीन लिया गया। इसलिए कि अब ये हुआ क्योंकि अब जब वो 1 साल का उसका बच्चा होगा, अब उसका पति को ना थोड़ी सी जो एक पत्नी से लगाव, पत्नी के ऊपर दया कह लो, प्यार कह लो, जो था, अब वो उस पर होने लगा। अब उससे बात करना, अच्छे से व्यवहार करना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे वो अब ध्यान देने लगा। अब वो मतलब हाँ, पूरे 10-12 साल बाद उसको याद आया कि मेरी एक बीबी है, मेरी पत्नी है। सिर्फ एक सोने के लिए बीबी थी वो जब तक। तब तक उसके बाद ये हुआ कि अब वो उसकी बातों को सुनने लगा, जो वो कहती वो कर देता और कर देता था। पर अब ये हुआ कि अब उसकी सास ये कहने लगी, इसने तो मेरा बेटा छीन लिया। क्योंकि 10 साल तक जिस बेटे ने अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा, वो अब ये कहने लगी कि मेरा बेटा, इसने मेरा बेटा छीन लिया, तो इसके बच्चे को मैं इसके साथ कैसे रहने दूँ? मेरा है ये, तो तूने मेरा बेटा छीन लिया, मैंने तेरी बेटी छीन ली, क्या हो गया इसमें? तूने भी तो मेरा बेटा छीना था। ये इल्ज़ाम लगा के फिर उसको कर दिया ऐसे कि मेरा बेटा तूने छीन लिया है, अब तेरी ये बेटी अब मेरी है, तेरी कुछ नहीं लगती। अब मैं आज की डेट में कहूँ, आज उस बेटी की उम्र है 16 साल। आज वो बेटी की उम्र है 16 साल और वो बेटी आज अपनी माँ को कुछ नहीं कहती, माँ नहीं कहती उस बेटी को। वो बेटी अपनी माँ को माँ नहीं कहती। वो नहीं पहचान पा रही होगी ना, क्योंकि बचपन से ही जब वो 6 महीने की थी तभी से उसकी दादी ने उसको ले लिया, तो उसमें बच्चे का फॉल्ट नहीं है। बच्चे को तो माँ का प्यार मिला ही नहीं, माँ के खिलाफ सिर्फ भड़काया गया। मैं मान सकती हूँ कि उस वक्त 5 साल नहीं समझ आया, 10 साल नहीं समझ आया, पर एक माँ जब बच्चे के साथ होती है, बेशक एक ही कमरे में हो, एक ही साथ हो, बेशक उसे माँ ना कही हो, ना कहता हो, पर तुम्हें इतना तो पता है, उस बच्चे को इतना तो समझ होगा कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, ऐसी आसमान से तो नहीं टपक गया। जब मुझे पता है कि मेरे ये पापा हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि ये मेरी माँ है। ये भी तो पता होगा उस बच्चे को, जब उसे ये पता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ नहीं होगी। जी, पता होगा। उस माँ को उस बच्चे ने कभी माँ नहीं कहा, कभी नहीं माँ का, आज तक क्या बेचारी गई, उसको माँ नहीं कहा। उसको यही होता कि अब वो ये करने लगी कि अब अपना काम खुद करने लगी, वो ना किसी से बात करना, ना किसी से कोई मतलब रखना। अब उसने ये सोचा कि अब चलो जैसे तैसे कटना था, कट गई। अब जो बची कुची रह गई है ज़िंदगी, वो भी इसी तरह कट जाएगी। उसने अब जॉब करना शुरू किया, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उसने काम करना शुरू किया। सिलाई करती थी छोटे मसे, जैसे किसी दुकान में जो कपड़े सिले जाते हैं टेलरों के पास, तो जो उनके सूट सलवार में जो तुरपाई करने का काम होता है वो करती थी। अब वो घर से बाहर निकलने लगी और घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने
कपड़े लेके आती, उन कपड़ों को तुरपाई करती। तुरपाई करने के बाद उसको जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वो भी पैसे उसके पास नहीं रखे जाते, वो उसे रखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उससे ले लिए जाते थे। पति कहे तो पति उससे ले लेता था कि क्या करोगी तुम, मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम देख रही हो कि जितना हो सकता है मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुमको समझ रहा हूँ। कहना कि एक किसी को मक्खन पॉलिश लगा के उसकी चीज़ों को ले लेना, उसकी कमाई ले लेना। और यही होता, वो काम करती। ऐसा नहीं कि पति भी नहीं काम करता, पति भी काम करता था, पर अपनी कमाई। जो सिलाई करती थी उसके लिए कपड़े कौन देता था? मैंने आपसे कहा ना कि वो बाहर निकलने लगी। जो कहते हैं ना कि जैसे कि हमारे यहाँ एक टेलर हैं, तो टेलर सूट सिलता है, तो वो अपने कपड़ों, जो भी सूट सिलता है, वो कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तुरपाई करने के लिए, गले पे जो तुरपाई होती है वो तुरपाई करने के लिए वो किसी न किसी लोगों को खोज ही रहे होते हैं कि कोई उसकी तुरपाई कर दे। कम पैसे में ही सही, पर उसकी तुरपाई कर दे। तो वो काम करती थी। जब बाहर निकलने लगी, जब बाहर निकली तो वो कपड़े, उन लोगों से बात किया उन्होंने, और बात करने के बाद उन्होंने वो कपड़े लेने शुरू किए। फिर थोड़े बहुत जो उनके पैसे इकट्ठे होने लगे, उन्होंने वो पैसे लेना शुरू किया और अपना सोचा कि अब हम अलग रह सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कही अपने पति से कि अब मैं थोड़ा तुम कमाते हो, थोड़ा मैं कमाती हूँ, तो जब हम कमाने लगे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम अलग घर ले सकते हैं। आप यकीन करोगे कि जब उसके मुंह से ये शब्द निकला कि हम अलग रह सकते हैं, और अलग रहने पे अगर जब ये बात उसके माँ बाप, सास ससुर वालों को पता चली, तो उस पर क्या बीती होगी। फिर मारा होगा उसको। उस बीच भी उसको बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि अब ये बात आ गई थी ना, क्योंकि अब वो कहने लगी मैं कमाने लगी हूँ, थोड़ा तुम कमा रहे हो, थोड़ा मैं कमा रही हूँ। अगर उसे अब मारा गया, अगर अब भी उसने एक्शन नहीं लिया कुछ उनके खिलाफ उसने अब भी एक्शन नहीं लिया। मतलब इतना नॉलेज है कि मैं तुरपाई ये बाहर जाके कर सकती हूँ, उन्होंने फिर भी उस चीज को झेला। हाँ, झेला। बच्ची थी और अब दूसरा जो बच्चा हुआ वो भी लड़की हुई, दूसरा बेबी फिर हुआ और वो भी अब लड़की थी, क्योंकि उस वक्त भी वो इसीलिए वो कमाने के लिए निकली, क्योंकि अब उसे वो लड़की पालनी थी अपने भरोसे पे, क्योंकि पहला बच्चा तो ले चुके थे। उसको ये लगा कि ऐसा ना हो कि दूसरा बच्चा भी हाथ से चला जाए, तो उसने ये कहा कि हम अलग रहते हैं जी। आपके ऐसा था। और उसके ससुर भी काम करते थे, ससुर ने भी कहा कि ठीक है, वो पति ने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। जो उसने बात की और जो उस घर में कलेश हुआ, ये तो हमारा घर फोड़ने आई है, मेरे बेटे को मेरे से अलग करने आई है, ये तो बस मेरा घर किसी तरह तोड़ना चाहती है, हम लोगों को खुश नहीं देख सकती, मेरा बेटा मेरे साथ है तो इसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तुझे अलग रहना है, जा अकेले मर, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। देखो, कोई भी माँ अपने बेटे को अलग नहीं कहेगी रहने के लिए। अगर कोई भी बीवी अपने पति को ये सिखाती है कि चलो अलग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पाल रखा है कि तुम उनको आगे जाके उनका सपोर्ट करो। ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी के साथ गलत कर रही है, तुम्हें भी दिख रहा है गलत कर रही है, पर तुमने पहले उसे सपोर्ट किया कि नहीं मेरी माँ गलत नहीं है, पहले तुमने भी उसको सपोर्ट। पर तुम बाद में अपनी माँ को भी समझा सकते हो कि मम्मी नहीं तुम गलत हो। थोड़े दिन गुस्सा होंगे, तुम अपनी मम्मी को समझाओगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम उनकी खुद की औलाद हो। पर वही चीज़ अगर वो बहू जाएगी ना समझाने, तो वो उसको कहेंगे तुम हमें समझाने वाली हो रही हो। इसलिए कहीं ना कहीं गलत था कि अलग रहते हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ आप मम्मी को समझाओ, हम सब साथ मिलके अब ढंग से रहते हैं। तो उन्होंने कह तो नहीं कि शुरुआत इन्होंने की या उन्होंने की, मुझे नहीं पता, पर ये बात आई कि हम अलग रहते हैं। और जब अलग रहने की बात आई और जब बात करने लगे कि हम अलग रहेंगे, अलग रहने में फिर ये हुआ कि उन्होंने ये चाहा कि अब जो मुझे तो टॉर्चर हर बात में गालियाँ मिलती हैं, हर बात में जो हाथ उठ जाते हैं, तो वो ना उठेगा कहीं, क्योंकि
जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ आएगी ही आएगी। तो उसने ये सोचा कि हम 2 बर्तन अलग ही कर लेते हैं कि आवाज़ कम आए, ना शोर ज़्यादा हो। तो क्या नंदों की शादी हो गई थी? नहीं, उस वक्त नंदों की शादी नहीं हुई थी जब इन्होंने कहा। यही बात तो ज़्यादा कलेश का कारण हुआ कि मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई है और ये चाहती है मेरे बेटे को मेरे से अलग करना। इस बिना पे भी बहुत सी बातें, बहुत ही झगड़ा हुआ। तो कोई भी और उस वक्त भी उसे पीटा गया और वो पिटाई खा के फिर चुप रह गई। देखो, हिंसा सहना भी खुद में एक अपराध है। उन्होंने हिंसा को सहा, वो खुद एक अपराध कर रही थी। इस चीज़ को जाकर अगर वो कंप्लेंट करती या किसी की हेल्प लेती तो कहीं ना कहीं उसके घर का मैटर सॉल्व हो सकता था। वो पुलिस थाने में जाकर अगर कंप्लेंट करती कि मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे एक तरफ से अपने ससुराल वालों को समझाना है, तो क्या पुलिस वाले उसकी हेल्प नहीं करते? क्या समझाते नहीं? या अगर उसने कभी फ़ोन करने की कोशिश की होती है अपने मायके या मायके वालों को बताया होता, क्या वो लोग हेल्प नहीं करते? कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की गलती होती है अगर हम किसी चीज़ का हिंसा सहते हैं तो। हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जितना अपराध करने वाला अपराधी होता है उतना ही सहने वाला भी अपराधी होता है। इस बात से मैं भी एग्री हूँ। मानते हैं कि एक बार घर का कलेश होता है, यानी कि तुम थाने चले जाओ। एक बार हर किसी के घर में 4 बर्तन है तो खटक दें, पर वही चीज़ बार बार तुम्हारे साथ रिपीटेड 10 साल 15 साल से हो रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सोचना चाहिए ना। तो आप उस वक्त क्या करोगे जब आपको हर तरह से इस कदर मजबूर कर दिया जाएगा कि नहीं, तुम यहीं के लिए हो, तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, जो भी हूँ सो मैं हूँ, तो तुम केस कैसे करोगे? ये देखो, एक तो ये चीज़ ना, अपने अंदर जो हम बातें रख लेते हैं ना, कोई हिंसा करता है, अगर हम किसी से शेयर करेंगे ना तो वो चीज़ की नॉलेज हो जाती है। कहीं ना कहीं एडवाइस मिलते रहते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। अगर मान लो मेरे चारों रास्ते बंद है, अगर मैं किसी अपनी मम्मी या किसी पापा से, चलो मैं इन दोनों से नहीं बता सकती क्योंकि इन दोनों को टेंशन हो जाएगी, बेटी का घर है, किसी आस पड़ोस, कोई ताई जो भी आप रिलेशन में आप लोग थे, या आपसे ही करती, तो क्या आप उनकी हेल्प नहीं करते? बिल्कुल करते। क्या उनके बेटे को नहीं समझाते? ये सारा खेल थोड़ा माइंड का भी है। उन्होंने सारी चीज़ें अपने तक ही रख ली, अपने तक ही रखी। और ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं पता था जी। कहते ना कि अगर चाचा ताऊ के घर में अगर कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो घर तक नहीं रहती, वो बात तक पहुंचती है। पर उस वक्त इस चीज़ का वेट हो रहा होता है कि परिवार की बात है, अगर परिवार में बात चल रही है, अगर कोई दूसरा अगर जाके उसी बात को कहे या फिर उसी बात में शामिल हो जाए तो वो घर का मैटर नहीं रह जाता, फिर वो घर से बाहर आ जाता है। और जब घर से बाहर बात आ जाती है तो लोग समझाने वाले कम और भड़काने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा ही होता है हर परिवार में। अगर मान लो अगर किसी लड़की का घर बस रहा है तो वो कोई तो ये सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है बस रहा है, पर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं तुम सही हो, तुम अगर ससुराल में किसी को डांट रही हो या मार रही हो, तुम अच्छा कर रही हो, वो भी गलत होगा कहीं। पर वो ये नहीं कहते कि नहीं, हर बात में ससुराल वाले गलत नहीं होते, गलत हम भी हो सकते हैं जी। कोई ये नहीं समझाता, हर कोई यही समझाता नहीं। समझाने के बाद में कहेंगे कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो अपने ससुराल वालों से दब के नहीं रहना, उनकी बातों को इतना क्या बोलते हैं उसे। देखो, जैसे ससुराल वाले हैं, सास बोल देती है, कई बार हमारी मम्मियाँ कितना डांटती हैं, हम क्या इग्नोर करते हैं, यार मम्मी है छोड़ो, पर वही चीज़ जब सास बोलती है ना तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। यही बात है, कहीं ना कहीं हम भी एडजस्ट नहीं करते उनके साथ कि वो सिर्फ सास है, हम भी तो नहीं मानते उनको, वो माँ है। माँ नहीं मानते उसे, बिल्कुल नहीं मानते। तब हम ये कहते हैं कि वो सास है। मेरी माँ ने अगर मुझे डांटा है तो मुझे एक पल को लगेगा कि नहीं मेरी गलती है, मुझे डांट लगी है, कोई बात नहीं, हम साइड हो जाएंगे। पर वही काम अगर मैंने गलत किया है और मेरी सास ने अगर मुझे डांट दिया तो मैं ये सोचूंगी मैं तो अच्छा किया था, उन्होंने डांटा कैसे। हम उस वक्त ध्यान नहीं देते इस बात में, और ना ये कहते हैं कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। उस वक्त ये जब मैंने आपको बताया ना कि जब उन्होंने अलग होने की बात कही तो ये बात घर में आई कि मेरी बेटियों की शादी नहीं है और ये मेरे बेटे को लेके अलग होना चाहती है।
अलग होना चाहती है। मेरा पति मेरी बेटियों की शादी कैसे करेगा, और बेटा कमाता है, जो भी सारी कमाई होती है। ऐसा नहीं कि पत्नी को मिलती थी कमाई, नहीं, पत्नी को कमाई नहीं मिलती थी, सास को ही मिलती थी कमाई, और सास ही लेती थी कमाई। पर ये था ना कि जब पति ही नशेड़ी था, पति ही जब हर बात में पैसे को बचाने की जगह उड़ाने की बात किया करता था, पति पैसे को बचाने की जगह उड़ाने की उड़ाता था, और जब दारू नशे में अपना पैसे जब उड़ाएगा तो बचेगा कहाँ से। उस वक्त उसने वो बाहर निकलने की सोची, उसने काम शुरू किया, और उसने ये सोचा अच्छा, कि जैसे कि अब कुछ आप बता सकते हो अभी कुछ क्या हुआ है उनके साथ? क्या वो अभी तक इस टॉर्चर को सह रही थी? नहीं, उस बीच में ये हुआ कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, एक कहते हैं ना कि अपनी बातों को दबाते रहना, एक मेंटली तौर पे वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेंटली मतलब तौर पे इतना भी उसको मानसिक तौर पर इतना टॉर्चर किया गया कि वो पागल हो गई है। नहीं, पागल नहीं थी। अपनी बातों को किसी से नहीं कहने की वजह से वो अपने घर में तक रखते रखते वो कहते ना कि किसी का दर्द जम जाना सीने में। अगर मुझे किसी चीज की तकलीफ है, अगर मैंने वो बात अपनी किसी को बता दी, तो वो होगा कि मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, मेरे से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। पर जब मैं किसी को अपनी बातें नहीं बताऊंगी, नहीं किसी से शेयर करूंगी, ना ही अपने बारे में किसी को वो कहूंगी कि आज मेरे साथ ये हुआ। जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि आज मैं खेल रही थी, मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, ये मेरे अंदर था, मैंने बता दिया। पर मेरे अंदर ये है, और अगर अगर कोई दूसरा करे कि मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, मैं अगर किसी को नहीं बताऊंगी तो जहाँ मुझे चोट लगी है, मुझे नहीं पता कि वो चोट ज़्यादा हो गई है, मुझे नहीं पता वो चोट ज़्यादा हो गई है, क्या पता वाकई वो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है मुझे, तो और मुझे अब नहीं पता उनकी चला। डेथ हो गई। उनकी डेथ इसकी वजह से हुई क्योंकि उसका एक तो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे नहीं पता उसको बीमारी क्या हुई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इस कदर गल चुकी थी, इस कदर डिप्रेशन में आ चुकी थी, और समझ ही नहीं आया क्या हुआ उनके साथ। अगर मैं किसी से कुछ बात नहीं बताती, नहीं कहती, तो वो अलग ही उनकी चली गई थी कि बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, किसी से ना बात करना, कुछ धीरे धीरे ये हुआ कि वो बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने, और जब बिस्तर पकड़ लिया तो फिर उनकी डेथ हो गई। बिस्तर में भी उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बिस्तर में भी उनको ना कोई पूछे, ना कोई दवाई दे टाइम पे, ना कोई उनका इलाज करे, तो उसको सरकारी अस्पताल में फेंक दिया, भर्ती करा दिया गया कि भाई अब भगवान भरोसे है, और वो वहीं खत्म हो गई। और तो जब खत्म हो गई, जब उसकी लाश को घर लाए गए, तो जो मंजर देखने को मिला, सास को उस वक्त आंसू निकले। मुझे भी ताज्जुब था इस बात का कि जिस बहू को कभी एक सास ने कभी सर पे हाथ नहीं फेरा, ना उससे कभी प्यार से बात की, उस वक्त उसके आंसू निकले। मुझे यकीन नहीं था इस बात पे, और ना आज भी है यकीन कि वाकई ऐसा था उनके साथ। पर उनकी बातों को मैं यहाँ उनकी बातों को इसलिए बताने आई हूँ और कहने आई हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप किसी को नहीं बता सकते, अपने माता को नहीं बता सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो कम से कम आप अपना एक ऐसा अच्छा दोस्त बनाइए जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें और अपनी बातों को रखें। एक दिल का जो गुब्बार होता है ना, वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े में अपनी गुब्बार निकाल देते हैं। एक तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, और वैसे भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग मजाक बना देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग उसको मजाक में ले जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाता है कि ये तो इसने मेरी बात सुनी नहीं और मजाक में ले गया। तो एक डायरी बनाइए, उसमें अपनी सारी बातें लिखिए, और ज़रूरी नहीं है किसी से शेयर करना, और क्यों दिल पे लेना। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, उसको खुशी से जियो। और मैं उन परिवार वालों से कहना चाहूँगी जो बेटियों को, जो बहुओं को इतना टॉर्चर करते हैं, कल को तुम्हारी भी बेटी किसी के घर जाएगी तो वो भी ऐसी टॉर्चर होगी, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी भी बहन जाएगी,
तो कहीं ना कहीं तुम उसको अपनी बेटी और अपनी बहन समझ के ही सोचो कि वो किसी घर को छोड़कर, किसी परिवार को छोड़कर तुम्हारे घर को संवारने के लिए आई है, कि सिर्फ तुम्हारे घर पे काम करने के लिए। उसे नौकरानी नहीं समझो। नौकरानी तो तुम वैसे भी खरीद सकते हो, पैसे दे के मंगा लो, क्यों किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना। तो यही कहना चाहूँगी कि अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे। मेरी कहानी मेरी दास्तां। तो आज के लिए इतना ही। सक्षम लाइव में आपका धन्यवाद।